So let us now do the third thing, the third area, which is how do we differentiate how much inventory is sold and how much inventory is kept at year end. और इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए स्टैंडर्ड दो मशहूर मेथड्स जो आप अपने बचपन में भी सुनते हो पढ़ते हो उनके नाम बताता है, विच इज फाइफो एंड वेटेड एवरेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना जी। अक्सर बच्चों के जहन में ये कंफ्यूजन होती है कि शायद ये कॉस्ट को मेजर करने के मेथड्स हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये इस चीज़ के मेथड्स नहीं है जी, बल्कि ये तो इस बात के मेथड्स हैं या इस चीज़ को डिटर्मिन करने के मेथड्स हैं कि साल के दौरान मैंने जो इन्वेंट्री बेची वो कौन सी इन्वेंट्री थी और जो साल के एंड पे मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी है वो कौन सी इन्वेंट्री है। राइट, ये कॉस्ट मेजर करने के मेथड्स नहीं है, कॉस्ट मेजर करने के मेथड्स अलग हैं जो कि मैं आपको दिखा चुका कि कॉस्ट मेजर करने के मेथड्स तो ये तीन हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिटेल प्राइस एंड स्पेसिफिक कॉस्ट। ठीक है जी। तो फिर फाइफो और वेटेड एवरेज क्या है जो हम आज तक पढ़ते आए और जो हमारी आज तक अंडरस्टैंडिंग थी उसको क्लैरिफाई कैसे करें, ठीक कैसे करें। बड़ी सिंपल तरीकाकार, एक छोटी सी इलिस्ट्रेशन की मदद से हम इसको बड़ी तसल्ली से और आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। इलिस्ट्रेशन 4, ये बेसिकली 5-4 वेटेड एवरेज की एक्सप्लेनेशन है। कहता है 8000 यूनिट्स जो हैं इन्वेंट्री के वर हेल्ड इन ओपनिंग इन्वेंट्री हैविंग ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 800 पर यूनिट। ठीक है जी। सो 8000 यूनिट्स जिसकी 100 रुपए फी यूनिट कॉस्ट थी। अब ये कॉस्ट कैसे बनी होगी, कौन बताएगा जी कैसे बनी होगी। आप अगर सब सोचें तो ये कॉस्ट बनी होगी या स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड से या रिटेल प्राइस से या स्पेसिफिक कॉस्ट से। ठीक है, वो मेथड्स है ना कॉस्ट बनाने के। इस कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा जो हमने पढ़ा है कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट एंड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, उसके हिसाब से बनाया जाएगा। कुछ समझ आ रही है? अब जरा जहन में डिस्टिंग्विश हो रहा है कि यार ये 100 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट कैसे बनी है। अच्छा जी, ओके फाइन। फिर कहते हैं 50,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर और उसकी कॉस्ट क्या थी 110 पर यूनिट। अगेन ये 110 पर यूनिट कैसे बनी, वो जो तीन मेथड्स हैं उनमें से किसी एक से, और ये जो साल की दौरान जो नई इन्वेंट्री बनी है इसके अंदर क्या कॉस्ट में शामिल है और क्या कॉस्ट में शामिल नहीं है, अगेन वही मेथड जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए उनकी बेसिस पे, वही तरीकेकार के बेसिस पे बना होगा। कहता है 52,000 यूनिट सेल हो गए। कहा यह जा रहा है कि डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ यूनिट्स सोल्ड एंड द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज हेल्ड एट ईयर एंड। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना, अब जरा देखिएगा, मैं दरमियान में एक मार्जिन ड्रॉ करता हूं और उसके राइट एंड लेफ्ट जो है वो एक वर्किंग करता हूं। सो लेफ्ट साइड पर मैं फाइफो बनाता हूं जी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। मैं बना रहा हूं ओपनिंग इन्वेंट्री। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री के आगे मैं लिख रहा हूं यूनिट्स जो कि हैं 8000, कॉस्ट पर यूनिट जो कि है 100 और टोटल कॉस्ट जो कि ऑब्वियसली बनेगी कितनी 800,000, 800 के लिख रहा हूं मैं। ठीक, फाइन। फिर मैं लिख रहा हूं प्रोडक्शन कि इस साल के दौरान प्रोडक्शन कितनी हुई, वो आ जाएगी 50,000 यूनिट्स 110 के हिसाब से, और ये बन जाएगा 5500 के 5.5 मिलियन रुपीस, ऐसा ही है। अब इसमें से कितनी बिक गई और कितनी रह गई उसका एक मेथड है फाइफो। अच्छा, फाइफो से क्या मुराद है, फाइफो से यह मुराद है कि जो पहले बनी होगी, मेरा ख्याल आप सबको ये बात पता है, वो पहले बिक गई होगी। ठीक है, इसका मतलब है जो सेल्स हैं, जो सेल्स हैं उसकी कॉम्पोजिशन कुछ ऐसे है कि 8000 यूनिट ओपनिंग से सेल हो गए हैं प्लस 44,000 यूनिट करंट ईयर की प्रोडक्शन से सेल हो गए हैं।
ये कॉम्पोजिशन है सेल्स की। यही बोलता है जी FIFO। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट टाइम ऑन थिंग्स जो आपको ऑलरेडी पता है, बिकॉज आई नो कि आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। ये हर बच्चे को मालूम होती है बात। मेरा डेकेड का एक्सपीरियंस जो है ये साबित करता है कि ये हर बच्चे को मालूम होती है, ठीक। सो इसका मतलब है जो 52,000 यूनिट सेल हुए हैं उसका स्प्लिट कुछ ऐसे है कि 8,000 ओपनिंग इन्वेंट्री से बिक गए हैं जो 100 की कॉस्ट पे थे, और 44,000 जो है वो करंट ईयर की इन्वेंट्री से बिके हैं जो 110 की कॉस्ट पे थे। ऐसे आप बना सकते हो कि यार 52,000 यूनिट्स जो सेल हुए हैं उनकी कॉस्ट क्या है। ऑब्वियसली वो माइनस होंगे इन्वेंट्री में से, ट्रू। तो आप बना सकते हो कि यार अच्छा ऐसे होगा कि जो 800,000 की कॉस्ट होगी ऑफ द इन्वेंट्री विच वाज प्रोड्यूस्ड लास्ट ईयर, जो सेल हो गई इस साल, और 4840 बनेगा, ऐसे ही 4400 इंटू 110 आप लोग अपने कैलकुलेटर्स पे करोगे तो 4840 बनेगा। ये है उन आइटम्स की कॉस्ट जो इस साल प्रोड्यूस हुए। तो ये टोटल बन जाता है 5640। तो मेरे पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वो आती है जी यूनिट्स के एतबार से 6,000 यूनिट्स, ठीक है ना जी, 6,000 यूनिट्स, और कॉस्ट के एतबार से ये होनी चाहिए 660,000। यानी कि पर यूनिट जो कॉस्ट पड़ रही होगी वो हमें पड़ रही होगी 110 की। अब अगर आप सोचोगे कि यार ओके फाइन, इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ सिर्फ इतना है कि जो इन्वेंट्री पहले बनी थी वो पहले बिक गई, जो बाद में बनी थी वो बाद में बिक गई, दैट्स इट। पहले जो बनेगी या आएगी आपके पास वो पहले बिकेगी, दैट्स इट। इतनी सी इसकी आप कह लो साइंस है, ठीक है। सो आपके पास जो भी इन्वेंट्री पड़ी है 110 के हिसाब से, 110 के रेट पे, वो करंट ईयर की प्रोडक्शन है, इतनी सी बात है, ठीक। सो FIFO जो है वो आपको ये डिस्टिंग्विश करने में मदद देता है कि इन्वेंट्री इस साल के दौरान बिकी कौन सी और रह कौन सी गई। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये वो मेथड है जो आइडेंटिफाई करता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज सोल्ड, देख रहे, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज हेल्ड एट ईयर एंड, ठीक है जी। ये कॉस्ट डिटर्मिनिंग मेथड नहीं है, कॉस्ट मेजरमेंट मेथड्स और है। अच्छा, इसी तरह अगर हम वेटेड एवरेज की बात कर लें, वो भी बड़ी आसान बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। सिमिलरली वेटेड एवरेज में ऐसे है जी कि जो वेटेड एवरेज मेथड है, जो स्टैंडर्ड अगेन अलाउ करता है, दो ही मेथड्स अलाउ करता है स्टैंडर्ड। उसमें वो कहता है जी कि ओपनिंग इन्वेंट्री है यूनिट्स में अगेन 8,000, और उसकी कॉस्ट पर यूनिट है 100, जो कि टोटल कॉस्ट बन जाती है 800,000। ओके, जो इस साल के दौरान प्रोडक्शन हुई वो ही 50,000 यूनिट्स, 110 के हिसाब से 55,000। अब स्टैंडर्ड कहता है, वेटेड एवरेज मेथड कहता है, बेसिकली स्टैंडर्ड तो अलाउ करता है मेथड, और मेथड ये कहता है कि यार आप इन सबको सम कर लें, ये 58,000 बनता है और ये बनता है 6,300 के, ठीक है। इस सारे को सम कर लें, ये सारी इन्वेंट्री मिल गई है, ठीक है। जैसे आप किसी ढेर में सब मिला दो, ठीक है, और वो करने के बाद आप डिवाइड करके 6,300 के को डिवाइड करो 58,000 से, और एक कॉस्ट पर यूनिट बना लो जो कि है 108.6। चेक कर ले बना के, 108.6 की कॉस्ट। ये मेथड ये कहता है कि जो सेल्स हुई है ना इस साल के दौरान, जो सेल्स हुई हैं 52,000 की, वो एक्चुअली इस 108.6 की ब्लेंडेड कॉस्ट पे हुई हैं। उसमें यह डिस्टिंग्विश नहीं किया जा रहा कि जो पहले बनी वो पहले बिकी ना, किसी को नहीं पता कौन सी कब बनी और कौन सी कब बिकी, वी डोंट नो। तो हम
एवरेज के ऊपर बना देते हैं 108.6. फाइन, ओके, दैट्स करेक्ट एज वेल. ठीक है, ऑलराइट. अच्छा, 108.6 से जब हमने 52,000 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि यार कितनी इन्वेंट्री मेरी इस साल सेल हुई. वो वैल्यू बनती है 5648,000. ठीक, 5648,000. ठीक है जी, फाइन. अब जब मैं क्लोजिंग स्टॉक निकालूंगा तो क्लोजिंग मेरे पास यूनिट्स फिर से वही हैं, 6000 यूनिट्स हैं, वही 6000 यूनिट्स. बट अगर मैं उसकी वैल्यू देखूंगा तो वैल्यू जो है वो 660,000 नहीं आ रही होगी, वो आ रही होगी 652,000. ऐसा ही है. और जब उसकी पर यूनिट प्राइस देखी जाएगी कि पर यूनिट कॉस्ट क्या बनती है, जब डिवाइड करके चेक किया जाएगा, तो वो 108.6 आ रही होगी. दोबारा से ऐसे ही है जी. जो पर यूनिट कॉस्ट है, जो पर यूनिट वैल्यू है, वो 108.6 आ रही होगी. इसका मतलब है वेटेड एवरेज मेथड में जो इन्वेंट्री बिक गई, कौन सी बिक गई, कौन सी रह गई, इसका जवाब डिफरेंट आता है. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कौन सी कब बनी और कब बिकी, इसका हिसाब, और कब बिकी इसका हिसाब हम नहीं रखते. वी डोंट नो. When we don't know and we don't keep a track of it, then weighted average is applied. And when we do keep a track of it, और या हमारा बिजनेस ऐसा है कि पहले बनने वाली चीजें पहले बिकती हैं. फॉर एग्जांपल, तमाम वो बिजनेसेस जो एक्सपायरी डेट पे चलते हैं, उसमें यही होता है. अच्छा, एक्सपायरी डेट खाने के आइटम पे भी होती है, आपके जो ये कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं उन पे भी होती है, आपके दवाइयों पे भी होती है, बेशुमार आइटम्स पे एक्सपायरी डेट होती है ना. जो एक्सपायरी डेट वाले आइटम्स हैं वो जनरली पहले बनते हैं, पहले बिकते हैं. सो उसमें जनरली FIFO अप्लाई करना ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मुनासिब रहेगा. और बाकी बहुत से आइटम्स जिनकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, जैसे हीटर्स होते हैं, जैसे एयर कंडीशनर्स होते हैं, जैसे इस किस्म के आइटम्स होते हैं जिनकी ऐसा कोई एक्सपायरी नहीं होती, ठीक है ना, वो वेटेड एवरेज पे भी चला सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज इंटायरली द कंपनीज चॉइस, इन कंपनीज चॉइस कि जी वो FIFO चलाए या वेटेड एवरेज पे चलाए. ये इंटायरली कंपनी की चॉइस. ठीक है जी. सो हमें यहां से तीन चीजें जो इन्वेंट्री की कॉस्ट के एतबार से हमने पढ़नी थी, जो मैंने आपसे अर्ज किया था कि पहला स्टेप होता है इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या शामिल है, ये पढ़ा जाए. ठीक है ना. फिर दूसरा स्टेप होता है कि इन्वेंट्री की कॉस्ट मेजरमेंट मेथड्स क्या हैं, ये पढ़ा जाए. और फिर ये पढ़ा जाए कि यार कौन सी चीज कॉस्ट, कौन सी इन्वेंट्री रह गई और कौन सी बिक गई, ये डिटरमिन करने के क्या मेथड्स हैं, वो पढ़ा जाए. आई होप ये आपने पढ़ लिया, आई होप ये आपने देख लिया, एंड यू नाउ हैव गुड ग्रास्प, राइट ग्रास्प ओवर इन्वेंट्री कॉस्ट. अब आपको वो कंफ्यूजन नहीं है बचपन वाली कि यार FIFO वेटेड एवरेज आप ये नहीं समझते कि वो कॉस्ट मेजरमेंट के मेथड्स हैं, नहीं. ठीक है जी. नाउ लेट अस नाउ कम टुवर्ड्स NRV, बिकॉज वी हैव सेड एट द स्टार्ट कि यार इन्वेंट्री जो है इट इज मेजर्ड एट द लोअर, इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इट इज मेजर्ड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV. ठीक है ना. नाउ लेट अस लुक एट NRV. ऑल्दो आपको ये बात पता होगी, स्टिल मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि इन्वेंट्री चूंकि आइटम हेल्ड फॉर सेल है, इसलिए इस पर कोई डेप्रीसिएशन या इस टाइप की अकाउंटिंग अप्लाई नहीं करते. ऑल्दो आई थिंक आपको ऑलरेडी मालूम है कि इन्वेंट्री डेप्रीसिएट वगैरह नहीं होती ऑब्वियसली. ठीक है. और इसका रीजन ये है कि क्योंकि ये आइटम हेल्ड फॉर सेल है, ये हेल्ड फॉर यूज नहीं है. जो यूज के आइटम होते हैं उन पर डेप्रीसिएशन होती है. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट NRV. NRV की बुनियादी जरूरत क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं, सीख लेते हैं बुनियादी तारीफ और ज़रूरत क्या है, और फिर हम उसकी डिटेल्स में चले जाते हैं. बुनियादी ज़रूरत NRV की है जो तमाम एसेट्स के लिए होती है, वो है जो कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस का, जो बुनियादी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, जो कहता है कि एसेट्स जो हैं वो अपनी रिकवरेबल अमाउंट से ऊपर नहीं आ सकते. तो एसेट्स, तमाम एसेट्स अपनी रिकवरेबल अमाउंट के बराबर या उससे कम, लेस देन और इक्वल टू देयर रिकवरेबल अमाउंट पे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं. ये तो बुनियादी कॉन्सेप्ट. इसके तहत एसेट्स में दुनिया के तमाम एसेट्स को इम्पेयर किया जाता है. कोई ना कोई इम्पेयरमेंट का रूल एसेट्स के लिए मौजूद है. अगर आपके जहन में आज तक ये है कि यार सारी किस्म की इम्पेयरमेंट IAS 36 ही बताता है, तो ये बिल्कुल गलत है. IAS 36 सिर्फ बहुत थोड़े से कुछ एसेट्स हैं जिनकी इम्पेयरमेंट के कवानीन बताता है. उसके अलावा बहुत से स्टैंडर्ड्स हैं
जो मुख्तलिफ किस्म के एसेट्स की इंपेयरमेंट बताते हैं। बहरहाल ये रूल कॉमन है कि हर एसेट की इंपेयरमेंट का कोई ना कोई कानून जरूर है, कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर है अंडर द स्टैंडर्ड्स। सो इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट का बंदोबस्त ये है कि आप एनआरवी डिटरमिन करते हैं। एनआरवी इज द सेल प्राइस ऑफ द इन्वेंट्री, कि वो कितने की बिकेगी, लेस कॉस्ट टू कंप्लीट, यानी कि उसको बनाने पे क्या खर्चा आएगा, कंप्लीट करने पे क्या खर्चा आएगा। ये अप्लाई होता है वर्क इन प्रोसेस वगैरह पे, ठीक है, जो भी आधे अधूरी चीजें होती हैं। एंड लेस कॉस्ट टू सेल, यानी कि उसको बेचने पे डायरेक्ट खर्चा क्या आएगा। तो ये अमाउंट जो है इसकी एनआरवी कहलाती है कि यार हमें इन्वेंट्री से क्या पैसे हमें रियलाइज होंगे, ठीक। और अगर वो उसकी कॉस्ट से कम है तो फिर इन्वेंट्री को कॉस्ट पे नहीं एनआरवी पे लाया जाता है। मेरा ख्याल है ये बुनियादी कानून या रैशनल आप सबके जहनों में ऑलरेडी क्लियर इस्टेब्लिश्ड है। अब हम आते हैं उन स्पेसिफिक्स पे जो बच्चों के जहन में आमतौर पर इस्टेब्लिश्ड नहीं होते। क्या स्पेसिफिक्स है जी? वो इलिस्ट्रेशन देखने जा रहा हूं मैं 5। दो इलिस्ट्रेशंस हैं मेरी जो एनआरवी डिटरमिन करने में या एनआरवी बनाने में मेरी हेल्प करेंगी, ठीक है। हम साथ साथ स्क्रीन के ऊपर ही उसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर हम अलग से भी कर लेंगे, नो वरीज एट ऑल। कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट टू एक्स लिमिटेड एट ईयर एंड, ठीक है। और आप अज्यूम कर लें एक्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस ओनली वन आइटम, ठीक है। एक्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस ओनली वन आइटम, एक ही चीज है जो वो बनाता है, आसानी के लिए सिर्फ एक ही चीज है जो बनाता है। अब तीन चीजों के हवाले से डेटा दिया हुआ है। रॉ मटेरियल देख रहे हो, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स। याद रखो किसी भी आइटम की एनआरवी डिटरमिन करते हुए ये जो एक आइटम है, वट एवर प्रोडक्ट इट इज, ठीक है, जो एक आइटम है, जो भी प्रोडक्ट का नाम है, से प्रोडक्ट का नाम अमार कोला है, ठीक है ना, कोका कोला का कंपटीशन है जी। ये कभी भी किसी प्रोडक्ट की एनआरवी डिटरमिन करते हुए हमेशा आप रिवर्स चलते हो, यानी कि आप सबसे पहले देखते हो फिनिश्ड गुड्स के क्या हालात है, क्या फिनिश्ड गुड्स की एनआरवी कम है या नहीं। अगर कम हो, अगर फिनिश्ड गुड्स में मसला हो, इशू हो, फिर आप आते हो वर्क इन प्रोसेस पे और रॉ मटेरियल्स पे। अगर फिनिश्ड गुड में मसला ना हो तो आप वर्क इन प्रोसेस और रॉ मटेरियल को टच नहीं करते, बेशक उनमें कोई सिम्टम्स नजर आ रहे हों इंपेयरमेंट के। देखेंगे हम इस सवाल में। तो तरीका क्या बना, यानी कि हम जो प्रोडक्ट है इसकी जब इंपेयरमेंट करने जा रहे हैं ये अमार कोला की, तो फिनिश्ड गुड को सबसे पहले इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आएंगे फिनिश गुड की जानिब। सो हमने सबसे पहले हम आए फिनिश गुड्स पे, फिनिश गुड्स वाला लाइन पढ़ लेते हैं, इसका बुलेट पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम आए फिनिश गुड्स पे। अच्छा जी, कहता है फिनिश गुड्स जो है उनकी कॉस्ट है 200 मिलियन, तो कॉस्ट तो सीधी होगी 200 मिलियन। अब हमने एनआरवी बना लेनी है, क्या ख्याल है, एनआरवी बना लेनी है, और हमें मालूम हो जाएगा कि जी कॉस्ट से ज्यादा या कम है। कहता है दीज कैन बी करंटली सोल्ड फॉर ₹250 मिलियन, 250 मिलियन रुपए का ये सेल किया जा सकता है, ठीक है, फिनिश गुड, ठीक। तो ये हो गई सेल प्राइस इसकी, क्या ख्याल है, एनआरवी की यही डेफिनेशन है ना, सेल प्राइस लेस कॉस्ट टू कंप्लीट लेस कॉस्ट टू सेल, ओके, 250 मिलियन। कहता है बट द फॉलोइंग सेलिंग कॉस्ट्स वुड हैव टू बी इंकर्ड। अच्छा, अब कॉस्ट टू कंप्लीट तो इसमें नहीं होगी, क्या ख्याल है, there will be no cost to complete because this is obviously a finished product, so no cost to complete, fine। हाँ, कॉस्ट टू सेल है काफी सारी। कहता है सेल्स कमीशन हमें देनी पड़ेंगी 7 मिलियन रुपए की। क्या सेल्स कमीशन कॉस्ट टू सेल है? बिल्कुल है जी। क्यों? क्योंकि आप सेल करते हो तो कमीशन देनी पड़ती है, नहीं करते हो तो नहीं देनी पड़ती। क्या ख्याल है, बोलें? एब्सोल्युटली। सो सेल्स कमीशन इज अ कॉस्ट टू सेल, वी विल डिडक्ट इट, ओके। आगे चलते हैं। कहता है डिलीवरी कॉस्ट आएगी 3 मिलियन की, यानी कि कस्टमर के घर तक, प्रीमिसेस तक, ऑफिस तक
फैक्ट्री तक हमें पहुंचाना पड़ेगा 3 मिलियन रुपए। क्या ये कॉस्ट टू सेल है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप सेल नहीं करते हो तो ये कॉस्ट नहीं आएगी, आप सेल करते हो तो ये कॉस्ट आएगी, डिलीवरी कॉस्ट हो तो भी आएगी जाहिर। सो ये दोनों वो कॉस्ट्स हैं, याद रखिएगा, जो डायरेक्ट एंड वेरिएबल है। क्या कह रहा हूं मैं? डायरेक्ट एंड वेरिएबल, ये वो शर्त है जो स्टैंडर्ड ने लगाई हुई है। डायरेक्ट यानी कि वो डायरेक्टली एसोसिएटेड है सेल से, एंड वेरिएबल यानी कि अगर आप सेल नहीं करोगे तो वो कॉस्ट इनकर नहीं होगी। बेहतरीन। फिर कहता है selling and delivery expenditures are financed using company's overdraft facility bearing interest 10% interest। यानी कि जो ऊपर वाले 10 मिलियन के एक्सपेंडिचर हैं हमारे, ये हम अपने पैसों से नहीं करते। अब जाहिर है कंपनी, अगर आपको कंपनी की बैलेंस शीट का थोड़ा सा भी अंदाजा हो, जो मैंने आपको थोड़ा सा अंदाजा कराया था, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या दिखाते हैं मैंने आपको बताया था, तो आपकी ना एक साइड पे बैलेंस शीट में आपको पता है इक्विटी आ रही होती है, लाइबिलिटीज आ रही होती है, यानी कि आपका पैसा कहां से आता है। ये क्या बताता है? ये क्या बताता है कि पैसा कहां से आ रहा है ना? इक्विटी से कितना, यानी कि हमारे शेयर होल्डर ने कितना पैसा दिया हुआ है, लाइबिलिटी से यानी कि हमारे क्रेडिटर्स वगैरह ने कितना पैसा दिया हुआ है। और दूसरी साइड पे आपको मालूम है कि होते हैं एसेट्स, और एसेट्स क्या बताते हैं? एसेट्स बताते हैं कि आपने पैसा डाला हुआ कहाँ है, पैसा आपने इन्वेस्ट कहाँ किया हुआ है, पैसा कहाँ लगाया हुआ है ना? पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ लगाया है, ये बताता है ना बैलेंस शीट, तो ये बताती है। अब कोई भी खर्चा जो आप करते हो वो जाहिर है या इक्विटी से पैसे आ रहे हैं या लाइबिलिटी से आ रहे हैं। वो कह रहा है कि यार ये पैसे लाइबिलिटी से आ रहे हैं, अब इस पे 10% इंटरेस्ट है, क्या ये कॉस्ट टू सेल है? ऑल्दो ये वेरिएबल है, यानी कि अगर हम ये सेल ना करते तो हमें ये फाइनेंसिंग कॉस्ट ना पड़ती, बट स्टैंडर्ड के नज़दीक ये डायरेक्ट नहीं है। एक कंपनी हो सकता है इसे लोन से कर रही हो, दूसरी कंपनी हो सकता है इसे कहां से कर रही हो, इक्विटी से कर रही हो। स्टैंडर्ड के नज़दीक ये डायरेक्ट नहीं है, इसलिए स्टैंडर्ड ये कहता है कि इंटरेस्ट अगर आपको पड़ी तो वो कॉस्ट टू सेल में नहीं ली जाएगी। बात समझ आ गई? इंटरेस्ट कैसे पड़ती है ये समझ आई कि कॉस्ट टू सेल में इंटरेस्ट कैसे पड़ सकता है, बच्चों को ये भी आइडिया नहीं होता। ओके गुड। सो ये डायरेक्ट नहीं है स्टैंडर्ड के नजदीक। फाइन, आगे चलते हैं। फिर कहता है इनकम टैक्स एप्लीकेबल ऑन ग्रॉस मार्जिन रिजल्टिंग फ्रॉम सेल। जाहिर है जब आप सेल करोगे, आप कॉस्ट से ऊपर सेल करोगे तो कोई ना कोई गेन तो आएगा ना उस पर। तो उस पर 30 मिलियन रुपए का इनकम टैक्स लगेगा जी, आपके ग्रॉस मार्जिन के ऊपर। ठीक। अब ये भी वेरिएबल है भाई, सेल नहीं करोगे तो टैक्स नहीं लगेगा। क्या ख्याल है? देखिए इनकम टैक्स प्रॉफिट्स पे लगता है ना, जब आप सेल करोगे तो आप प्रॉफिट कमाओगे तो टैक्स लगेगा। अब है तो ये भी वेरिएबल है। ठीक है, क्या ये कॉस्ट टू सेल है? अगेन स्टैंडर्ड यहां पर भी खास हिदायत देता है, खास हिदायत। वो कहता है इनकम टैक्स, क्या कह रहा हूं, इनकम टैक्स भी कॉस्ट टू सेल नहीं हो सकती। अच्छा, इसकी फिर रीजन भी है, एक्सप्लेनेशन भी है, कॉमन सेंस भी है क्यों नहीं हो सकती। उसकी वजह बहुत सादी है। उसकी वजह यह है कि इनकम टैक्स जो है वो कभी भी किसी दूसरे लाइन आइटम में अकाउंट फॉर नहीं किया जाता, टैक्स का अपना लाइन आइटम है। टैक्स के जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो, फॉर एग्जांपल अगर रेवेन्यू पे टैक्स लग रहा है तो वो रेवेन्यू से ऑफसेट नहीं किया जाता। क्या ख्याल है? हम रेवेन्यू 100 पे पूरा दिखाते हैं, 70 पे नहीं दिखाते, बोले हाँ या ना? ऐसे ही है। इसी तरह अगर ग्रॉस प्रॉफिट पे टैक्स लग रहा है, 100 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट 70 पे नहीं दिखाते, 100 पे दिखाते हैं। बोलिए, है ना? इसी तरह अगर पीपी पे टैक्स लग रहा है, पीपी पे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी निकलती है ना, तो वो हम पीपी के अंदर से ऑफसेट नहीं करते, हम अलग से दिखाते हैं। क्या ख्याल है? 1000 का पीपी या उस पर 100 की डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, पीपी को 900 नहीं कर देते बल्कि अलग से दिखाते हैं।
ये रीजन है जिसकी वजह से दुनिया के, और ये सिर्फ यहां नहीं, दुनिया के तमाम गैप्स में ऐसे ही है, बड़े गैप्स में जो मैंने पढ़े, ये रीजन है जिसकी वजह से इनकम टैक्स के हवाले से कहा जाता है कि भाई वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा, उसको इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट में से माइनस नहीं किया जाएगा, अलग से अकाउंट फॉर किया जाएगा, बेशक वो रिजल्ट इसी सेल की वजह से कर रहा है। ठीक है ना जी, ठीक है, बेशक वो वेरिएबल है, ये सेल नहीं करोगे तो वो नहीं, टैक्स नहीं लगेगा, बट स्टिल यू विल नॉट अकाउंट फॉर इनकम टैक्स एज अ कॉस्ट टू सेल। ठीक है जी, याद रखिए अगर कोई और टैक्सेस हों, जैसे ट्रांसफर टैक्सेस, जैसे क्या कह रहा हूं, ट्रांसफर टैक्सेस, स्टाम्प ड्यूटीज, इस किस्म की चीजें, ऐसी कोई चीजें हों तो वो कॉस्ट टू सेल का हिस्सा हैं, इनकम टैक्स नहीं है। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक है जी, आगे बढ़ते। सो इनकम टैक्स नहीं लेना जी। कहता है फिक्स्ड पर्सनल कॉस्ट्स ऑफ सेल्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट्स ऑफ ₹20 मिलियन, फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं। अब मैं आपको पहले असूल बता चुका स्टैंडर्ड का कि डायरेक्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट्स, तो ये कॉस्ट्स तो चूंकि फिक्स्ड हैं ये नहीं ली जाएंगी, क्या ख्याल है, ये कॉस्ट्स तो चूंकि फिक्स्ड हैं तो ये नहीं ली जाएंगी। ठीक है, तो ये फिक्स्ड हैं चूंकि, इस वजह से ये नहीं ली जाएंगी। क्लियर, इसका मतलब है हमारी जो एनआरवी बनती है वो 240 मिलियन बनती है, ना हमने इंटरेस्ट लिया, ना हमने टैक्स लिया, ना हमने फिक्स्ड कॉस्ट्स ली, कुछ भी नहीं लिया, तो एनआरवी हमारी क्या बनी, एनआरवी हमारी बनी 240 मिलियन। क्या ख्याल है, जबकि हमारी कॉस्ट क्या थी 200 मिलियन, तो क्या एनआरवी कॉस्ट से ज्यादा है, ज्यादा है। हमने किस पे रखना होता है, लोअर पे। अच्छा एक और बात समझ लें, ऐसा नहीं है कि एनआरवी ज्यादा हो तो आप इन्वेंट्री बढ़ा देते हैं, नो नॉट एट ऑल। ये तो वो गेन है 40 का, ये तो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री आएगा ना, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट बल्कि कहना चाहिए से, ये तो जीपी ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड किया जाएगा, हाँ या ना। तो अगर एनआरवी ज्यादा हो तो फिर बढ़ा नहीं देते वैल्यू को, ठीक है ना। इस प्रॉफिट को तब रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह जब ये हमारे नसीबों में आएगा, यानी कि जब इन्वेंट्री सेल होगी। हाँ, अगर ये कम हो तो फिर लॉस फौरन रिकॉर्ड कर लेते हैं। यही है बुनियादी प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट कि लॉसेस को जितना जल्दी रिकॉर्ड कर सको करो, इनकम्स को उनकी रियलाइजेशन पे रिकॉर्ड करो। यही कॉन्सेप्ट था ना बुनियादी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब चूंकि मेरे फिनिश्ड गुड्स पर कोई एनआरवी लॉस नहीं आया, तो मैं अपने बाकी यानी कि वर्क इन प्रोसेस और रॉ मटेरियल पर भी कोई एनआरवी लॉस रिकॉर्ड नहीं करूंगा, अनलेस के, क्या कहने लगा हूं, अनलेस के मेरी नीयत है कि मैं इस प्रोडक्ट को नहीं बनाऊंगा, अब मैं इसके वर्क इन प्रोसेस और रॉ मटेरियल को ऐसे ही बेच दूंगा, अगर मेरी ये नीयत है फिर तो मैं लूंगा रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस पे लॉस। बट अगर मेरी ये नीयत है, नीयत क्या है, नीयत यह है कि I'll convert to I'll convert to finished goods, रॉ मटेरियल के हवाले से भी, एंड I'll convert to finished goods वर्क इन प्रोसेस के हवाले से भी। तो अब कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको वर्क इन प्रोसेस या रॉ मटेरियल पे लॉस लेने की। हाँ, अगर आप उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं करना चाहते फिर आप जरूर ले सकते हो। क्या ये बात समझ आ गई, राइट। सो 2 मिनट के लिए सिर्फ असेस कर लेते हैं कि यार क्या वर्क इन प्रोसेस पे लॉस बनता भी था या नहीं, और रॉ मटेरियल पे क्या लॉस बनता भी था या नहीं, अगली मिसाल पे जाने से पहले। और फिर हम
देख लेते हैं कि व्हाट विल हैपन, राइट। सो मेरा जो वर्क इन प्रोसेस है वो कहता है उसकी कॉस्ट है 170 मिलियन, वो अभी बेचा जा सकता है 150 मिलियन का, ठीक है, मौजूदा सूरत में बेचा जा सकता है 150 मिलियन का। अल्टरनेटिवली उसको 100 मिलियन रुपए लगाकर इट कैन बी अल्टरनेटिवली इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स at a further cost of 100 million and sold for rupees 300 million, incurring a selling cost of 10 million. तो अगर मैं इसकी सेल प्राइस देखूं तो मेरे लिए इसकी सेल प्राइस होनी चाहिए 300 मिलियन। क्या ख्याल है, सेल प्राइस क्या होनी चाहिए? 300 मिलियन, क्योंकि वो जब कंप्लीट हो जाएगा तब बेचा जाएगा। लेस कॉस्ट टू कंप्लीट जो मेरे लिए है 100 मिलियन। अब ये फिनिश गुड नहीं है ना, तो मेरी कॉस्ट टू कंप्लीट भी लगेगी, कंप्लीट करने पे ये कॉस्ट लगेगी। लेस कॉस्ट टू सेल जो कि है 10 मिलियन। क्या ख्याल है? तो इस पे तो वैसे ही अगर हम गौर करें तो इसकी एनआरवी तो वैसे ही 190 बनती है, तो वैसे ही उसकी कॉस्ट से ज्यादा बनती है। तो इस पे वैसे भी इसका एनआरवी वैसे ही ज्यादा है, रिकॉर्ड हमने करना भी नहीं है लॉस, और वैसे भी ज्यादा है। क्या ख्याल है? हाउएवर अगर आप रॉ मटेरियल को देखें इसी सवाल में, तो कहता है रॉ मटेरियल हेल्ड एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 100 मिलियन, दीज कैन बी करेंटली सोल्ड फॉर 92 मिलियन। इफ अ सिमिलर मटेरियल आर रिक्वायर्ड टू बी बॉट फ्रॉम द मार्केट, अगर यही मटेरियल हमने मार्केट से आज खरीदना हो तो वो 95 मिलियन का मिल रहा है, इट कैन बी परचेज फॉर 95 मिलियन। तो नजर ये आ रहा है कि रॉ मटेरियल में कोई ना कोई इंपेयरमेंट है, कोई ना कोई एनआरवी का लॉस है, वो सस्ता हो गया रॉ मटेरियल आजकल। बट क्या हम कोई इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करेंगे? नो, क्योंकि हमारा फिनिश्ड गुड इंपेयर्ड नहीं है, उसमें कोई एनआरवी लॉस नहीं है। ठीक है जी, इस स्क्रीन पे इस सवाल पर 2 मिनट पॉज करके फोकस कीजिए एंड देन टेल मी कि मेरे ख्याल में ये बड़ा क्लियर होना चाहिए आपको। उसके बाद वी मूव ऑन टू इलिस्ट्रेशन 6। ऑलराइट, सो आई रिज्यूम कि आपने इसको तसल्ली से एक दफा देखा है, और इस एग्जांपल की हमारी टेक अवेज क्या है, की टेक अवेज क्या है? पहली की टेक अवे है कि यार हम जो हैं वो फिनिश्ड गुड्स से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम फिनिश्ड गुड्स। और ये देखो कि क्या फिनिश्ड गुड जो है उसकी एनआरवी लॉस है। अगर उसका एनआरवी लॉस है फिर रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस एटसेट्रा पर जाओ, अदरवाइज उन पर मत जाओ। ठीक। दूसरी चीज हमने ये देखी है कि जब हम फिनिश गुड की एनआरवी बना रहे थे तो हमने सेल प्राइस ली। अच्छा, स्टूडेंट्स का कॉमनली क्वेश्चन ये भी होता है कि ये सेल प्राइस कौन सी है? ये याद रखिए, ये नेट ऑफ सेल्स टैक्स है, यानी कि एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स आपकी अपनी पॉकेट में थोड़ी जाना होता है, ठीक है ना। ये तो वो प्राइस है जो रेवेन्यू के तौर पे आपके पास बुक होनी है, ठीक है, तो सेल्स टैक्स शामिल नहीं होता इसमें। फिर हमने उसमें से कॉस्ट टू सेल माइनस की। अच्छा, कॉस्ट टू सेल जो है उसमें हमने कुछ कवानीन देखे कि इंटरेस्ट ख्वा किसी किस्म का भी हो, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है, किसी किस्म का भी इंटरेस्ट एक्सपेंस कॉस्ट टू सेल का हिस्सा नहीं होता, राइट। इंटरेस्ट एक्सपेंस कॉस्ट टू सेल का हिस्सा नहीं होता। इसी तरह हमने ये देखा कि इनकम टैक्स एक्सपेंस कॉस्ट टू सेल का हिस्सा नहीं हो सकता। इसी तरह हमने ये देखा कि फिक्स्ड कॉस्ट्स, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट था जी, वो इन्वेंट्री के रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन कर रहा है जी। इसी तरह सेल्स डिपार्टमेंट है जी, वो सेल्स वगैरह कर रहा है जी, लेकिन उनकी कॉस्ट्स, उनकी सैलरीज मंथली फिक्स्ड हैं। फिक्स्ड कॉस्ट्स इन्वेंट्री की कॉस्ट टू सेल का हिस्सा नहीं होती। इन तीनों को हमने कहा जी कि ये कॉस्ट टू सेल में नहीं आ सकती। और फिर हमने कुछ कॉमन मिसालें भी पढ़ी कि कॉस्ट टू सेल में क्या आता है। जैसे हमने कहा कि कमीशन आते हैं, ट्रांसफर टैक्सेस आते हैं,
स्टाम्प ड्यूटीज आते हैं, डिलीवरी कॉस्ट आती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो ये भी देख लिया हमने कि अच्छा आता फिर क्या क्या अगर ये चीजें नहीं आती तो। फाइन। सो ये है की टेक अवेज ऑफ दिस पर्टिकुलर इलिस्ट्रेशन। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स इलिस्ट्रेशन 6, जो कि इससे भी ज्यादा मजेदार, सॉरी इलिस्ट्रेशन 7, जो कि इससे भी ज्यादा मजेदार इलिस्ट्रेशन है हमारी। वो क्या बता रही है? वो कहती है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट टू वाई लिमिटेड एट ईयर एंड। ठीक है जी। और इसमें भी आप ये अज्यूम कर लें कि वाई लिमिटेड जो है वो इट प्रोड्यूसेस ओनली, वाई लिमिटेड प्रोड्यूसेस वन प्रोडक्ट, एक ही कोई प्रोडक्ट है जो बनाती है। ठीक है जी। से कोई चॉकलेट है वो बनाती है, एक ही प्रोडक्ट है जो बनाती है। अगेन मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ, सबसे पहले किसकी इंपेयरमेंट देखेंगे, सबसे पहले किसकी एनआरवी लॉस देखेंगे, फिनिश्ड गुड्स की। सो रॉ मटेरियल भी है, वर्क इन प्रोसेस भी है, बट फिनिश्ड गुड्स हैं। सबसे पहले आप फिनिश्ड गुड्स को असेस करेंगे। तो फिनिश्ड गुड में 50 टन मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है, काफी सारा फिनिश्ड गुड्स पड़ा हुआ है हमारे पास। इनकी कॉस्ट है 150 मिलियन। ठीक। कहता है उसके करंटली 2 फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। वाई लिमिटेड करंटली हैज 2 फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसके तहत उसने 10 टन्स ईच देने हैं। और कब देने हैं? रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड इन द नेक्स्ट मंथ, यानी कि ईयर एंड के फौरन बाद अगले महीने में हमने देने हैं। बात समझ आ रही है? 10 टन, 20 टन हमने देने हैं। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। कहता है सेल प्राइस जो है वो 2.5 मिलियन रुपए है एक कॉन्ट्रैक्ट में, और 4 मिलियन रुपए है दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, विल बी चार्ज अंडर ईच कॉन्ट्रैक्ट। कहता है देर आर नो कॉस्ट टू सेल इन्वॉल्व्ड फॉर दीज कॉन्ट्रैक्ट्स। याद रखें स्टैंडर्ड क्या कहता है। स्टैंडर्ड कहता है कि जब आप एनआरवी बनाते हो ना, जब आप क्या बनाते हो, एनआरवी बनाते हो, तो उसमें जो ये सेल प्राइस होती है ना, वो कोई मार्केट की फेयर वैल्यू नहीं होती। मार्केट की फेयर वैल्यू नहीं होती, बल्कि ये वो प्राइस होती है जिस पे आप इसे बेच सकते हो। बात समझ रहे? बहुत सी कंपनीज अपनी ब्रांड एंड रिप्यूट की वजह से वो चीज जो मार्केट में 5,000 की मिलती है, वो वैसी ही चीज 10,000 की देते हैं। ठीक है जी। जैसे मेरा अपना अपना मुशाहिदा है कि एक जगह पर मैं था और वहां पे रेस्टोरेंट्स थे साथ साथ, और वो बर्गर के रेस्टोरेंट्स थे। ज़ाहिर हम तो नहीं खा सकते बिकॉज वहाँ पे लास वेगस में आप ज़ाहिर सारे बर्गर्स जो हैं वो कोई हलाल रेस्टोरेंट्स तो वहाँ पे नहीं है, जो मीट वो दे रहे हैं हलाल तो नहीं है, बट वो बर्गर के रेस्टोरेंट्स थे और एक रेस्टोरेंट के बाहर काफ़ी लंबी रश लगी हुई थी। तो वो जो उसके उनके ना ब्राउचर्स बाहर पड़े होते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली सी दी मेन्यू एंड द प्राइसेस एंड ऑल। तो हमने देखा तो वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव था रेस्टोरेंट। सो वहाँ पे जो बाकी दूसरे रेस्टोरेंट्स थे उनके मुकाबले में एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव था और मिलता जुलता ही लग रहा था। तो वहाँ पे किसी ने बताया कि यार ये मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट है। मिशेलिन स्टार ये होता है कि आप का जो रेस्टोरेंट होता है, अगर वो कोई बहुत पाए का कोई उसकी बहुत ही वर्ल्ड क्लास किस्म की चीज़ें हों, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट है, तो उसको एक मिशेलिन स्टार लग जाता है। ठीक है, ये दुनिया में एक बहुत बड़ा एजाज़ समझा जाता है रेस्टोरेंट्स के लिए। तो वो अपने ब्रांड एंड रिप्यूट की वजह से वही बर्गर जो बाकी सारे उसी रो के अंदर लोग उनसे मेरे ख्याल 1/3 प्राइस पे दे रहे थे, वो 3 गुना दे रहा था। राइट। सो लोग सेम प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट्स महंगे बेच सकते हैं ड्यू टू देयर ब्रांड एंड रिप्यूट, एंड सस्ते भी बेच सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो किसी अच्छी जगह पे नहीं है, किसी उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा सस्ता कर लिया हुआ है तो वो सस्ता दे रहा है। बात समझ रहे हैं?
ठीक है, it is actually dependent on the sale price that you can charge, not the sale price that is ordinarily charged for these goods in the market. यहां से अब एक इंपॉर्टेंट बात निकलती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कोई फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो फिर उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो भी प्राइस है वो आप सबसे पहले प्रायोरिटी पे सबसे पहले वो अलग करेंगे। अब अगर आप यहां पे गौर करो तो हमारे दो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ऐसे ही है। उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट 1 है उसके तहत जो मेरा आइटम है वो 10 टन बिकना है और वो बिकना है 2.5 मिलियन पर टन पे, ऐसे ही है, बोलिए। तो वो बनता है 25 मिलियन का और उसमें कॉस्ट टू सेल वगैरह कुछ भी नहीं है। और इसी तरह जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 है, कॉन्ट्रैक्ट 2 है उसमें अगेन 10 टन बिकना है और वो बिकना है कितने का, 4 मिलियन पर टन का। तो वो मिलना है, बिकना है 40 मिलियन का। बात समझ रहे हैं नहीं? अच्छा, एक में मैं कॉस्ट से ऊपर बेच रहा हूं, मुझे फायदा है, इसमें फायदा है ना, और दूसरे में नुकसान है मुझे। अगर आप गौर करो कैसे मैं कह रहा हूं, मैं बताता हूं। मैं 150 मिलियन रुपए की 50 टन इन्वेंट्री रख के बैठा हुआ, तो मेरा 1 टन कितने का हुआ, 150 बाय 50 क्या होता है, 3 मिलियन फी टन मेरी कॉस्ट हुई ना। क्या ख्याल है? इसका मतलब है जो मेरा 2.5 मिलियन वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मुझे नुकसान है और जो 4 मिलियन वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मुझे फायदा है। क्या ख्याल है? तो चाहे फायदा हो या नुकसान, फिक्स्ड प्राइस वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को पहले अलग कर दिया जाता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहता है रिमेनिंग जो आउटपुट बचती है ना, रिमेनिंग आउटपुट वैसे बचती कितनी है, 30 टन। रिमेनिंग कितनी बचती है, 30 टन। वो सेल की जा सकती है दो मार्केट्स में। एक है मार्केट 1 जिसमें वो बेची जा सकती है 3 मिलियन पर टन पे और कॉस्ट टू सेल आएगी 0.5 मिलियन पर टन। ठीक है जी, यानी कि हमें कितना बनेगा, हमें कितना पड़ेगा बताइए। 3 मिलियन पे बिकी, कॉस्ट टू सेल आई हाफ, तो कितना मिला हमें, 2.5। ओके जी। इसी तरह मार्केट 2 जो है उसमें सेल प्राइस है 2.9 और कॉस्ट टू सेल है 0.45, तो हमें क्या मिला, 2.45। तो कोई भी सेन आदमी, सेन कंपनी किस मार्केट में बेचेगी आइटम्स को, मार्केट 1 में। तो यहां से मैंने आपको थोड़ा सा ये भी सिखा दिया कि यार अगर एक से ज्यादा मार्केट्स में आप बेच सको तो जिस मार्केट में नेट पर सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा हो वहां बेच दिया जाता है, उसकी असम्पशन ले ली जाती है फॉर एनआरवी कैलकुलेशन। ठीक है जी। सो हम क्या करेंगे, हम रिमेनिंग को लेंगे 2.5 मिलियन के हिसाब से, जो कि बनेगा 75 मिलियन रुपीस। ऐसा ही है। एक्सीलेंट। यहां तक आई एक्सपेक्ट कि देर इज एब्सोल्युटली नो इश्यूज, एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली सिंपल फॉर ऑल ऑफ यू। गुड। अब हमने निकालना है कि यार फिनिश्ड गुड में एनआरवी लॉस कितना है। ठीक है जी, फिनिश गुड में एनआरवी लॉस कितना है, गौर से देख लीजिए जी, गौर से देख लीजिए।
निकालने का सही तरीका क्या है? ऑल्दो स्टैंडर्ड ने एक और तरीका भी परमिट किया है जो मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। हावेवर निकालने का सही तरीका क्या है? मैंने आपको बताया जी कि पहले वाले में आपको नुकसान हो रहा है, दूसरे वाले में आपको फायदा हो रहा है, और तीसरे वाले में दोबारा आपको क्या हो रहा है? नुकसान, लॉस। ऐसे ही है ना? लॉस है, प्रॉफिट है, लॉस। सो निकालने का सही तरीका यह है कि जितनों पे आपको लॉस हो रहा है, एनआरवी लॉस, वो है 40 टन। करेक्ट? वो है 40 टन। उन 40 टन के ऊपर आप एनआरवी लॉस रिकॉर्ड कर लो। उन 40 टन के ऊपर आप एनआरवी लॉस रिकॉर्ड कर लो, जो कि बड़ा सादा सा है। अगर आप गौर करो तो 0.5 मिलियन पर टन का लॉस है। ऐसा है या नहीं? 40 इंटू 0.5, जो ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट 1 वाला 10 टन है और जो रिमेनिंग वाला 30 टन है, दोनों पर 0.5 मिलियन पर टन का लॉस है। तो स्टैंडर्ड के मुताबिक 40 टन इंटू 0.5 मिलियन पर टन इज इक्वल टू ₹20 मिलियन का लॉस, एनआरवी लॉस, रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। ठीक है जी? ₹20 मिलियन का एनआरवी लॉस रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। इसकी जर्नल क्या प्रोसेस किया जाता है? इसका जर्नल प्रोसेस किया जाता है पीएनएल डेबिट। पीएनएल में तमाम इंपेयरमेंट लॉसेस जो हैं, मेजॉरिटी एसेट्स के, वो पीएनएल में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इन्वेंट्री क्रेडिट बाय 20, ये जर्नल इसका प्रोसेस किया जाता है। पीएनएल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट बाय 20, ये है वो बेहतर और अफजल तरीका एनआरवी लॉस डिटरमिन करने का इस सिचुएशन में। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन अदर वर्ड्स, जिस कॉन्ट्रैक्ट में हमें गेन था वहां पर हमने एनआरवी लॉस नहीं निकाला, बाकी जगहों पे हमने एनआरवी लॉस निकाल लिया। अब इसमें बच्चे ये भी पूछते हैं कि जी पीएनएल में किस स्पेसिफिक लाइन में इसको डाला जाता है या जा सकता है? इसको यूजुअली कॉस्ट ऑफ सेल्स की लाइन में डाला जाता है। ठीक? बच्चों को अक्सर बचपन में यह भी गलत पढ़ाया जाता है कि जी एनआरवी लॉस को कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं डाल सकते। यह भी बिल्कुल इनकरेक्ट एक नॉलेज है, अगर आपके जहन में कभी है ये, तो कॉस्ट ऑफ सेल में ही डाला जाता है आमतौर पर, और ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाला जा सकता है। देयर इज नो इशू अबाउट इट। ठीक? इसी को मेजर करने का स्टैंडर्ड ने एक दूसरा तरीका भी बताया, बट स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपके पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर आप एग्रीगेट लेवल के ऊपर भी इन्वेंट्री की एनआरवी लॉस मेजर कर सकते हैं। ठीक है? जो कि अफजल तरीका नहीं है, जो कि सही प्रायोरिटी तरीका नहीं है। बात समझ आ रही है? अगर आप एग्रीगेट लेवल पे एनआरवी की मेजरमेंट करते हैं तो एग्रीगेट लेवल पे क्या होगा जी? जो कि आप कह लो सेकंड रैंक्ड ऑप्शन है हमारे पास, आप कह लो सेकंड प्रायोरिटी है। ठीक है? एग्रीगेट लेवल पे इन्वेंट्री की एनआरवी क्या होगी? 140। बोलिए, ऐसे ही है ना? 140 मिलियन होगी। $140 मिलियन होगी ना? एब्सोल्युटली यस। ठीक है ना? सो 140 मिलियन अगर आप बनाते हो, यह है एग्रीगेट लेवल पे बनाना, जो स्टैंडर्ड में अलाउड है, तब जब आपके पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ना हो। इस सवाल में तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी ना? फिर उस केस में आपका 10 मिलियन का एनआरवी लॉस निकलेगा। ये एक अलाउड अल्टरनेटिव है इन द स्टैंडर्ड, बट ये ऑब्वियसली अफजल या बेहतर तरीका नहीं है। जो बेहतरीन तरीका है वो आपने देख लिया कि हाउ डू यू कंप्यूट एनआरवी लॉस।
एज सिंपल एज दैट। सो पता ये चला कि यार इस सवाल में या इस वाली एग्जांपल में तो फिनिश्ड गुड पर एनआरवी लॉस निकल आया है। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि भाई जी अब वर्क इन प्रोसेस का भी एनआरवी लॉस डिटरमिन करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? और रॉ मटेरियल का भी एनआरवी लॉस डिटरमिन करना पड़ेगा। ऐसे ही है। आइए जरा उनको भी गहराई में देख लेते हैं। वर्क इन प्रोसेस के हवाले से क्या कहा गया? वर्क इन प्रोसेस के हवाले से कहा गया कि जी वर्क इन प्रोसेस की जो कॉस्ट है वो 120 मिलियन रुपए है। मौजूदा कॉस्ट 120 मिलियन रुपए है। ठीक है। कितने टन है? 60 टन वर्क इन प्रोसेस हमारे पास पड़ा हुआ है। कहता है ये मौजूदा तौर पे सेल किया जा सकता है 70 मिलियन रुपए का। सबसे पहली बात याद रखिए, ये अभी कितने का सेल हो सकता है, जनरली स्पीकिंग ये हमारे से रिलेटेड नहीं होता। ठीक। क्योंकि हमारी हमारी ख्वाहिश क्या होती है, हमारी नीयत क्या होती है, हमने तो इसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना होता है। हमारी तो नीयत होती है इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की। तो ये अभी कितने का सेल हो सकता है, ये इसकी एनआरवी नहीं है। हमने इसको 70 का नहीं बेचना। जब आप बीएफडी पढ़ोगे ना तो आप पढ़ोगे एक फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन होता है। ठीक। वहां आपको समझ आएगी कि कोई भी समझदार आदमी इसको 70 का नहीं बेचेगा भाई। हमने नहीं बेचना इसको 70, हमने तो इसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है। अच्छा जी, ओके, बड़ी अच्छी बात है। कैसे कन्वर्ट करना है देखिए, कहते हैं अल्टरनेटिवली इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स एट अ फर्दर कॉस्ट ऑफ 80 मिलियन रुपए। 80 मिलियन रुपए फिर मजीद लगेंगे और फिर वो सेल किया जाएगा 200 का, और उसको सेल करने पे एक कॉस्ट इंकर होगी 10 मिलियन की। तो क्या आपको सबसे पहले यह बात समझ आ गई कि यार ये 70 तो हमारे लिए इररेलेवेंट है, इसको तो हमने नहीं देखना। आई होप ये बड़ा क्लियर है आपके ज़हनों में। हमारी तो नीयत है इसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करने की भाई। ठीक है ना? ओके, फाइन। तो हम इसकी एनआरवी कैसे मेजर करेंगे? हम इसकी एनआरवी मेजर करेंगे कि यार इसकी सेल प्राइस आफ्टर कंप्लीशन क्या है। व्हाट इज इट सेल प्राइस आफ्टर कंप्लीशन? और वो दी हुई है 200 मिलियन। क्या ख्याल है? दी हुई है ना? अच्छा, एक और बात समझदारी की याद रख लेना कि जो इसकी सेल प्राइस आफ्टर कंप्लीशन है ना, उसको डिटरमिन करने के रूल सेम है। रूल सेम होने से मुराद यानी कि जो फिनिश्ड गुड के रूल हैं कि जी अगर कोई फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो पहले उसको देखें, फिर जी अगर बहुत सी डिफरेंट मार्केट्स हैं तो जो बेहतर वाली मार्केट है उसको लें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसकी सेल प्राइस अगर कोई आपसे डिटरमिन कराए समझदार चालाक एग्जामिनर तो उसके रूल्स सेम है। सो सेल प्राइस आफ्टर कंप्लीशन 200 मिलियन। इसी तरह फिर आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट टू कंप्लीट लगेगी जी इस पे, ऑब्वियसली वर्क इन प्रोसेस पे कॉस्ट टू कंप्लीट लगती है 80 मिलियन रुपए की। और फिर उसको बेचने के लिए एक कॉस्ट टू सेल लगेगी 10 मिलियन रुपए की। तो ये इससे जो हमें मिलेगा रिटर्न वो मिलेगा 110 मिलियन। जबकि इसकी आज जो कॉस्ट है हमारे पास, आज जिस वैल्यू पे ये हमारे पास पड़ा हुआ है कॉस्ट पे, वो है 120 मिलियन। तो क्या इसको इंपेयर कर देंगे जी? बिल्कुल कर देंगे। वजह वजह ये कि इसके फिनिश्ड गुड्स इंपेयर्ड है। अगर इसका फिनिश गुड इंपेयर ना होता तो फिर इसको इंपेयर ना करते। बेशक इसमें इंपेयरमेंट आ भी रही होती तब भी ना करते। हम पहले पढ़ चुके हैं बात। तो हम एंट्री करेंगे अगेन वही, पी एन एल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 10 मिलियन से जी। ले जी, हमने वर्क इन प्रोसेस को भी इंपेयर कर दिया। आई होप दिस वाज इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं। अब बात करते हैं
रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल के हवाले से कहता है कि जी 200 टन है और उसकी कॉस्ट है 80 मिलियन। अगर आप उसको अभी बेचना चाहो तो वो बिक जाता है 76 का। अच्छा, दिस इज व्हाट यू कैन सेल इट फॉर। हाउएवर अगर आप सिमिलर मटेरियल्स खरीदने जाओ, आर रिक्वायर्ड टू बी बॉट फ्रॉम द मार्केट, अगर खरीदने जाओ तो वो खरीदे जा सकते हैं 79 मिलियन रुपीस के। तो अब क्वेश्चन आता है यहां पे एक हमारे सामने कि यार जो रॉ मटेरियल है हमारे पास, उसकी कॉस्ट है हमारे पास कितनी? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल दैट वी हैव? 80 मिलियन। उसके लिए दो डेटा पॉइंट्स दिए हुए, एक बताया हुआ है उसकी रियलाइजेबल वैल्यू कह लो, ठीक है, या सेल वैल्यू कह लो, कि आज अगर वो सेल कर दें तो वो कितने का बिकता है, लिखा है 76 मिलियन का। एक और डेटा पॉइंट दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कि अगर आज ऐसा ही नया खरीदना हो तो कितने का मिलेगा। और ये बड़ी आम बात है। फर्ज कीजिए आप के रॉ मटेरियल के तौर पर आप जो हैं वो लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप लकड़ी नहीं खरीदेंगे मार्केट से जाके तो वो हो सकता है आपको थोड़ी महंगी मिले। अगर आपके पास पड़ी हुई लकड़ी और वो मार्केट में आप डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, वो सस्ती मिलेगी, सस्ती बिकेगी। ये एक एक रियलिटी है मार्केट की। ठीक है, आप आज फोन लेते हो, आप मिसाल है 1 साल पुराना फोन, आईफोन का कोई मॉडल 1 साल पुराना, आप जाते हो मार्केट में, कहते हो यार मैंने बेचना है, वो आपको सस्ता बताएगा। आप कहते हो यही फोन मैंने खरीदना, वो आपको ज्यादा महंगा बताएगा। ये एक रियलिटी है मार्केट की। स्टैंडर्ड ने यहां पर कहा कि यार रॉ मटेरियल्स के लिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट प्रेफरेबल है। उसकी जो सेल वैल्यू है वो मार्केट की रियलिटीज और फिनोमिना की वजह से अंडर एस्टिमेटेड है। बेहतर है उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ली जाए। अगेन क्योंकि नीयत क्या है यहां पे? नीयत यह है इसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है। अगर उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट ना करना हो, अगर उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट ना करना हो, नीयत क्या हो? वुड नॉट वॉन्ट कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड्स, फिर आप 76 ले लें। जैसे बात की थी ना मैंने वर्क इन प्रोसेस में कि यार अगर फिनिश गुड में कन्वर्ट करने की नीयत ही नहीं है फिर 70 ले लो। वर्क इन प्रोसेस में बात हुई थी ना ये। बट चूंकि नीयत है कि फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है तो आप फिर 79 उसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो लेते हैं। इज दिस क्लियर? ये स्टैंडर्ड की गाइडेंस है आपके लिए रॉ मटेरियल्स की इंपेयरमेंट की। और उस पर स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जी फिर एक और एंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री होगी? P&L टू इन्वेंट्री 1 मिलियन रुपए से मजीद हम लॉस एक रिकॉर्ड कर लेंगे। अगेन P&L में इसको कॉस्ट ऑफ सेल में आप डाल सकते हैं। ठीक, एक बात का ख्याल रखना है और याद रखनी है कि कॉस्ट ऑफ सेल में सिर्फ वो आइटम की कॉस्ट नहीं आती जो सेल हो चुके होते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल में बेसिकली आ रही होती है आपकी सेलिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, आपके ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड तमाम डायरेक्ट कॉस्ट्स। ठीक, तो अगर इन्वेंट्री में कोई नुकसानात हो रहे हैं वो भी कॉस्ट ऑफ सेल में रिपोर्ट किए जाते हैं क्योंकि वो ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। सो ये एक एग्जाम्पल है जो हमें बड़ी खूबसूरती से तरीक़ेकार समझाती है और सिखाती है कि यार फिनिश गुड की कैसे इम्पेयरमेंट करते हैं, उसमें क्या मज़ेदार चीज़ें हो सकती हैं, वर्क इन प्रोसेस की कैसे इम्पेयरमेंट करते हैं, रॉ मटेरियल की कैसे इम्पेयरमेंट करते हैं। तसल्ली से इसको पॉज कीजिए, 2 मिनट अच्छी तरह देखिए सब लोग यहाँ पर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। सो यहाँ पर दो कॉमन क्वेश्चंस जो है ना वो स्टूडेंट्स के हो सकते हैं पोटेंशियली। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि यार क्या ये मुमकिन है, इज इट पॉसिबल कि जी आपकी जो इन्वेंट्री की सेल वैल्यू है वो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट से ज्यादा हो। फर्ज करें इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट 79 आ रही है, तो क्या ये मुमकिन है कि ये सेल वैल्यू 80 मिलियन हो? याद रखिए मार्केट के नॉर्मल डायनेमिक्स के तहत ये मुमकिन ही नहीं है।
मिसाल के तौर पे मैं एक मार्केट में जाता हूँ और अपना फ़ोन हाथ में उठा के लेके जाता हूँ और मैं उससे कहता हूँ यार मैंने फ़ोन बेचना है, तो वो कहेगा से 100,000 का। और वैसा ही नया फ़ोन कहूँगा, वैसा ही नया तो नहीं, उतना ही पुराना, वैसा ही फ़ोन कहूँगा यार सेकंड हैंड मुझे लेना है, तो कहेगा 105,000 का। ये मार्केट की डायनामिक है। मार्केट में जो बैठा हुआ है वहां पे शॉपकीपर या होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, व्हाटएवर, वो अपना एक मार्जिन रखता है। तो ये मुमकिन नहीं है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो कम हो और सेल वैल्यू ज्यादा हो। तो पहली तो बात ये समझ लेनी है, ठीक है। बराबर होंगी या सेल वैल्यू कम होगी, दोनों में से कोई एक बात होगी। तो पहली तो ये क्लियर होनी चाहिए बात। फिर दूसरी एक बच्चों का सवाल होता है कि यार हमने इस में तो चलो ठीक है, हमने वर्क इन प्रोसेस को भी इंपेयर कर दिया और रॉ मटेरियल को भी इंपेयर कर दिया, बट पिछले सवाल में, लास्ट क्वेश्चन में, हमने फिनिश्ड गुड्स चूंकि इंपेयर्ड नहीं थे, तो हमने ना वर्क इन प्रोसेस को इंपेयर किया और ना ही हमने रॉ मटेरियल को इंपेयर किया। क्या ये प्रूडेंस के खिलाफ तो नहीं है? याद रखिएगा, प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो लॉसेस आपको मालूम है आपको होने हैं, आपको मालूम है कि यार ये लॉस मुझे होगा, ठीक है, वो लॉस आप जितनी जल्दी हो सके रिकॉर्ड कर लें। राइट? जो लॉस होना ही नहीं है, वो प्रूडेंस नहीं कहता भाई रिकॉर्ड करने को। क्योंकि मेरे फिनिश्ड गुड्स इंपेयर्ड ही नहीं है, तो कल को जब ये रॉ मटेरियल ने और वर्क इन प्रोसेस ने कन्वर्ट होना है इनटू फिनिश्ड गुड्स, तो ये तो इंपेयर्ड है ही नहीं, तो इसमें तो कोई लॉस होगा ही नहीं। तो जो लॉस होना ही नहीं है, वो नहीं प्रूडेंस कहता खुदा ना खास्ता कि एम ही लॉसेस रिकॉर्ड करते रहो, बल्कि वो तो रोकता है। IAS 37 फॉर एग्जांपल रोकता है, एम की प्रोविजंस रोकता है। वो कहता है जब तक प्रोबेबल ना हो आउटफ्लो, प्रोविजन बुक नहीं हो सकती, एम के लॉसेस रिकॉर्ड नहीं हो सकते। I hope this is very clear as well. And with this clarity, let us now move to the last point of this lecture. This is winter 17 का question जी. This is question 5. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए मेरे साथ ही रीड कर ले, मेरे से पहले रीड करने की भी आपको जरूरत नहीं है। आमतौर पे एग्जाम क्वेश्चंस में या बड़ी एग्जांपल्स में आई ऑलवेज टेल यू कि आप पॉज कीजिए और मुझसे पहले पूरा पहले रीड कीजिए, फिर मेरे साथ रीड कीजिए। ये मेरे साथ भी आप रीड कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक, ये एक लार्ज क्वेश्चन है, उसका 4 नंबर का हिस्सा है जी, जो IS2 से उठ के आया हुआ है हमारे पास। ठीक, क्या कहता है? कहता है फराज इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एम्प्लॉयड एज फाइनेंस मैनेजर ऑफ GL, किसी कंपनी का फाइनेंस मैनेजर है जी वो। ही रिसेंटली रिटर्न आफ्टर अ लॉन्ग मेडिकल लीव, अल्लाह खैर करे, उसे कुछ हो गया था, और उसको ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थमा दी गई हैं फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017, जिसके अंदर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये एसेट्स और ये लाइबिलिटीज आ रही हैं। इस सवाल की रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ नहीं लिखी हुई क्योंकि लंबा सा सवाल था। इसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने बताना है कि व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट आर द मिस्टेक्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और रेक्टिफाइंग जर्नल्स आपने बताने हैं कि यार क्या एंट्रीज किए जाएं इन फाइनेंशियल्स को ठीक करने के लिए। क्योंकि फराज की एब्सेंस में जो पीछे जो भी बंदा था, उसने शायद गलत फाइनेंशियल्स बना दी। ठीक, कहते हैं while reviewing the financial statements he noted the following issues. ठीक, कहता है two of GL's products are carried at historical cost as on 30th June 2017. So इनकी इन्वेंट्री किस पे कैरी की जा रही है? हिस्टोरिकल कॉस्ट्स पे। ठीक, ओके फाइन। क्या कहता है? कहता है प्रोडक्ट ए के जो यूनिट्स हैं वो 5,000 हैं, बी के 20,000 हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट पर यूनिट 10,000 पर यूनिट और 1,500 पर यूनिट, इसी के ऊपर इसको कैरी किया जा रहा है। ओके, फिर NRV का सारा डेटा दे दिया, ये सारी डिटेल नीचे NRV की है, ये देखने के लिए कि कहीं उसकी NRV कम तो नहीं है। कहता है जी सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दी, कॉस्ट टू सेल दे दी, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे दी। अब करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो सिर्फ किसके लिए रेलेवेंट होती है? सिर्फ किसके लिए? रॉ मटेरियल के लिए। अब अगर किसी बच्चे ने नहीं सही से पढ़ा हुआ था, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो वो बेचारा इसी में परेशान हो गया होगा, यार ये क्या दे दिया, ये क्यों दे दिया, राइट। फिर कहता है कुछ फर्म सेल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फर्म सेल कॉन्ट्रैक्ट से मुराद फिक्स्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ
फिक्स्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फर्म सेल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसमें इतने इतने यूनिट सेल करने हैं, 3,000, 28,000, जिसमें प्राइस ये है और कॉस्ट टू सेल ये है। अब जिस बच्चे ने ये चीज़ नहीं पढ़ी हुई थी उसको नहीं पता होगा यार ये क्या है फर्म सेल कॉन्ट्रैक्ट और इसका क्या ताल्लुक होता है एनआरवी से। उसने तो ये पढ़ा होगा जी सेल प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल, यही एनआरवी है। आपको पता है कि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होती है। जो फिक्स्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट है उसको प्रायोरिटी पे आपने अकाउंट फॉर करना है, ठीक है। उसके यूनिट्स भी बताए हुए हैं, उसकी एनआरवी भी बताई हुई है। सो यहां से मेरा ख्याल है हम इसी बोर्ड के ऊपर ही इसकी एनआरवी निकाल सकते हैं, इसी बोर्ड के ऊपर हम इसकी एनआरवी बना सकते हैं। क्या ख्याल है? अगर मैं आपसे कहूं कि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में सबसे पहले जो फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग करें, फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो जो फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कितने यूनिट्स हैं जी? उसमें यूनिट्स हैं 3,000 और 7 यूनिट्स हैं 28,000। इसका मतलब है बी की तो जितनी इन्वेंट्री पड़ी है हमारे पास, बोले बी की कितनी इन्वेंट्री है? 20,000 यूनिट। बी की तो जितनी इन्वेंट्री पड़ी है वो सारी इसी कॉन्ट्रैक्ट की नजर हो जाएगी, हाँ या ना? ऐसी है ना? और ए की जितनी इन्वेंट्री है वो फिर थोड़े दो में तकसीम होगी, 3,000 यूनिट यहां बिकेंगे, बाकी और जगह बिकेंगे। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? तो देखें मैं एक चालाकी कर रहा हूं छोटी सी, कोई बड़ी चालाकी नहीं है। मैं कह रहा हूं जी फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट में बी की तो सारी इन्वेंट्री 20 के 20,000 यूनिट इसके तहत सेल हो जाएंगे। हालांकि फिक्स कॉन्ट्रैक्ट 28,000 यूनिट का है, बट मेरे पास 28,000 यूनिट तो है ही नहीं भाई, 20 है, ठीक है ना? परेशान नहीं हो जाना, बाद में कंफ्यूज नहीं हो जाना है। हमें 28 थे लेकिन मैंने 20 लिख दिए बिकॉज इन्वेंट्री 20 है। और जो मार्केट में बिकेगी, मार्केट में वो 2,000 यूनिट्स जो है इसके बिकेंगे और इसके 0 यूनिट्स बिकेंगे। तो ये यूनिट्स की तकसीम है एज फार एज सेल्स आर कंसर्न। 20,000 और 5,000 यूं बिकेंगे। फिक्स कॉन्ट्रैक्ट के तहत कितने बिकेंगे और मार्केट में कितने बिकेंगे। अब एनआरवी देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत इसकी एनआरवी कितनी है और मार्केट में इसकी एनआरवी कितनी है। बड़ी सादी सी चीज है। कॉन्ट्रैक्ट में अगर बात करें तो 9800 माइनस 200 कितना बना जी? नजर आ रहा है ना? कॉन्ट्रैक्ट में सामने लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कॉस्ट टू सेल, मैं इससे ज्यादा सामने निकलिया क्या लिखा हुआ? 9,600 रुपीज। अच्छा जी, मार्केट में इसकी एनआरवी क्या है चेक कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है सामने 9,700 माइनस 300, क्या ख्याल है? 9,400। अब इसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज इररेलेवेंट बिकॉज वो रॉ मटेरियल के लिए होती है। ओके, अब दूसरे पे आ जाते हैं। यहां चेक कर लें जो आपका दूसरे वाला है, जहां मैं कर्सर अपना हिला रहा हूं। सो 1,300, 1,100, ये बन गई 1,200। और मार्केट में इसकी एनआरवी हमारे पास जरूर है 1,700 माइनस 100 यानी कि 1,600, बट मार्केट में कोई यूनिट वैसे ही सेल नहीं हो रहा, ठीक है ना? तो अगर मैं आपसे अर्ज करूं, रिक्वेस्ट करूं कि यार आपके पास ये एनआरवी है जी, इनकी ऊपर यूनिट्स आ रहे हैं, आप इस एनआरवी को यूनिट से मल्टीप्लाई करें, मुझे बताएं ए की टोटल एनआरवी क्या बनती है? प्रोडक्ट ए की टोटल एनआरवी क्या बनती है? मल्टीप्लाई कीजिए अपने पास कैलकुलेटर्स पर और असेस कीजिए कि प्रोडक्ट ए की टोटल एनआरवी क्या है। 3,000 इंटू 9,600 प्लस 2,000 इंटू 9,400, यही होगा जी? ऐसे ही है ना? जवाब आता है 47,600।
ठीक है, या 47.6 मिलियन, ये रुपीज इन थाउजेंड आ गया, रुपीज इन मिलियंस कर दें तो 47.6 मिलियन आता है, ऐसे कर लेते हैं, रुपीज इन मिलियंस कर लेते हैं, ठीक है ना जी। अब ए की कॉस्ट क्या थी वो भी चेक कर लेते हैं, बड़ी सादी है, ये लिखा हुआ है 5,000 यूनिट 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 मिलियन बन गई कॉस्ट। ले जी, इसका मतलब है कि ए में, ए प्रोडक्ट में बुनियादी तौर पर 2.4 मिलियन का एनआरवी लॉस है, जो हमारे पीछे जो भी अकाउंटेंट था उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया। क्या ख्याल है ना? इसी तरह बी में मल्टीप्लाई अगर हम करें, ये देखिएगा 20,000 यूनिट 1200 की एनआरवी, 20,000 यूनिट 1200 की एनआरवी, मार्केट में तो कुछ सेल ही नहीं हो रहा, तो ये बनता है 24 मिलियन। और कॉस्ट है 20,000 यूनिट 1500 की कॉस्ट, ये बनता है 30 मिलियन। ले जी, वाह। तो यहां पे 10 मिलियन का नुकसान है जो उस भाई ने इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया। सॉरी, 6 मिलियन का, नॉट 10 मिलियन, 6 मिलियन। इसका मतलब है इसको ठीक करने के लिए हमें एंट्री करनी पड़ेगी P&L टू इन्वेंट्री बाय 8.4 मिलियन। ऐसे ही है ना, P&L टू इन्वेंट्री बाय 8.4 मिलियन। अच्छा, 4 नंबर आ गए, इतनी सी बात थी। बट ये 4 नंबर ज़ाहिर कंप्लीटली ज़ाया हो जाते अगर आपको IS2 की थोड़ी सी बेसिक्स, जो कि सिर्फ 1.5-2 घंटा लगते हैं यार। एक दफ़ा ये लेक्चर आपने लिया हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग इस लेक्चर से ज़्यादा आपको IS2 पे मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये लेक्चर ले लें काफ़ी है। नोट्स आपके पास एक सफ़े के ऊपर पूरा IS2 बयान हुआ है, इस लेक्चर के तमाम सेलिएंट फीचर्स उस पर कवर्ड है। नोट्स का एक सफ़ा आपकी रिवीजन के लिए काफ़ी है, ये लेक्चर IS2 की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी है। अगर कोई 4-5 नंबर एग्जाम में आ गए तो ये 2 घंटे की इन्वेस्टमेंट वो इंशाल्लाह 4-5 नंबर निकलवा देगी। दैट इज इट। इससे ज़्यादा IS2 पे मेहरबानी करके किसी ने कोई मेहनत नहीं करनी, मेहरबानी फरमाकर हर चीज़ को उसकी औकात के मुताबिक ट्रीट करना है। ठीक है जी, दैट इज इट फॉर IS2। थैंक यू वेरी मच।